नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप भी सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। ज़रूर इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। कुछ यूँ 2 दिनों पहले बात हुई है कि आपके स्पेशली अमेरिका रूस के बीच की बातचीत हो गई है लीक और आग बबूला हुए हैं पुतिन। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी खबर क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, उसके बारे में अपन सारी चर्चा कर लेते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है पूरे विश्व में। जियोपॉलिटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में आप सुनिएगा कि क्या क्या हो रहा है तो आपको सारा समझ में आने लग जाएगा। अब हकीकत में हो क्या रहा है कि इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे। अमेरिकन राष्ट्रपति है, एक महान देश के बेकार राष्ट्रपति, मान तो कैसे कह दे, ठीक है। वो डोनाल्ड ट्रंप है और ये इधर है भाई साहब व्लादिमीर पुतिन साहब है, रूस है, सबसे अच्छे भारत के सच्चे सहयोगी है और हमेशा से भारत के साथ खड़े रहने वाले हैं। आई लव रशियन। अरे गलत हो जाएगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कई मीम्स वीम्स बन जाएंगे। रशियन के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति को पसंद करते, नहीं तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। खैर छोड़िएगा, आखिर में ये है क्या क्या या फिर यह पूरा मामला क्या है। तो कहा जाता है कि ये आपके ये दोनों बातचीत किस मुद्दे पर कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ सालों से आप जियोपॉलिटिक्स में देख रहे होंगे, ये पूरा देश है वो रशिया है आपका, ये कंप्लीटली यहां तक कंप्लीटली सीमा है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा, इससे और ज्यादा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में डिफेंस सेक्टर में ज्यादा ध्यान दिया गया, मानव हितों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जैसे ही किया तो कहा जाता है असंख्य लगभग 15 देशों में ये टूट गया। पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अब रूस के नाम से जाना जाता है। फिर भी इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा है यार, काफी ज्यादा का मतलब भारत से तो काफी ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या बहुत कम है इस देश की। खैर, इसी के जस्ट पास में एक और देश है जो इससे टूटा हुआ ही टुकड़ा, इसको ये कहा जाता है, वो यूक्रेन कहा जाता है। इन दिनों के बीच में हाल ही में लड़ाई क्यों हुई है, तो लड़ाई इसलिए हुई है कि ये यूक्रेन है वो जस्ट इसकी सीमा से सटा हुआ है और ये नाटो देश में सम्मिलित होना चाहता था, मतलब अमेरिका वाले गुट में सम्मिलित होना चाहता है। अब ये अमेरिका वाले गुट में जब सम्मिलित होगा तो अमेरिका 100% यहाँ पर एयरबेस बनाएगा, 100% मिसाइल लॉन्चर सिस्टम अमेरिका सेट करके रखेगा, 100% अमेरिका यहाँ पर अपनी छावनियां बनाएगा। इससे रूस को खतरा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और रूस ऐसी कोई भी अमेरिकन खतरे वाली या गले की घंटी रखना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम चैन की नींद सोते रहें। और इसीलिए कहा जाता है आपके कि इसको नाक बोला था कि तुम नाटो के सदस्य नहीं बनो, लेकिन ये माना ही नहीं। और जब नहीं माना तो रूस को थक हार कर इस पर आक्रमण करना पड़ा। ये जेलेंस्की है जो कि आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति, आपके स्पेशली ये आपके है, वो जानते ही हो, चाचा जी है। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और ये तो हमारे दोस्त भाई साहब है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है इस भाई साहब ने इन पर हमला कर दिया। अब ये जो बाइडेन के टाइम की घटना है, तब तो ये भाई साहब थे भी नहीं, एक कार्यकाल इनका हुआ था, फिर वनवास चले गए थे, मैं राम बनूंगा यूं करके। वनवास में राम तो बन के नहीं आए, लेकिन रावण बन के पूरी दुनिया के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को साला परेशान कर रहा है। अब यार कैसे नाम ले इनका इज्जत से, ये समझ में नहीं आता। खैर छोड़िएगा। तो कहा जाता है जो बाइडेन के समय ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, नाम है इनका जेलेंस्की, यहां पर लिख देते हैं आपके स्पेशली, और ये नाटो ग्रुप में सम्मिलित होना चाहते थे। इन्होंने बार बार चेतावनी दी लेकिन नहीं माने। नहीं इसलिए माने कि इनको लगता था कि जो बाइडेन है वो हमारी सहायता करेंगे और इस तरह से कहा जाता है कि रूस के चंगुल से हम बाहर निकल जाएंगे और इनके साथ अमेरिका के साथ मौज ही मौज करेंगे। हर किसी की लाइफ में एक ही इच्छा रहती है कि वो अमेरिका जाए या अमेरिकन जैसा मौज ही मौज करे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इनके पूरे देशवासियों की और इनकी इच्छा थी। इनको भी ये पता नहीं था कि जन्नत के दरवाजे में जाते जाते पता नहीं कब नरक मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि युद्ध मॉल बैठे, और युद्ध मॉल बैठे पिछले 3 सालों से भयंकर मारकाट हो रही है। कई ऐसे शहर है जो रूस ने या तो तबाह कर लिए हैं या फिर रूस ने कब्जा कर लिया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनके पास भी अब बिल्कुल शस्त्र बचे ही नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज ये भाई साहब सीधे शस्त्र देते नहीं है, दे नहीं सकते, कुछ प्रतिबंध है, इसलिए अगर सीधे शस्त्र देंगे तो ये विश्व युद्ध में युद्ध बदल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये यूरोपियन यूनियन को पहले शस्त्र देते हैं, यूरोपीय देशों को देते हैं, और यूरोपीय देशों से खरीदने पड़ते हैं, वो इसको खरीदने पड़ते हैं। शस्त्र बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, मिसाइल विसाइल है, तो इसलिए कोई भी आसानी से बिल्कुल मुफ्त में देगा नहीं, और ये तो बनिया देश है। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने मुफ्त में नहीं दिया।
ये अगर सीधे देते तो भी उनकी कॉस्ट कम जाती, लेकिन ये पहले यूरोपियन कंट्रीज को देते हैं और यूरोपियन कंट्रीज से यूक्रेन को जाते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ जाती है। और ये देश अभी बिल्कुल गरीब हो चुका है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा कारण क्या है कि अभी वहां के जितने भी पावर प्लांट है उन पर ये हमला कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। सर्दियों में यूक्रेन में बहुत ज्यादा तापमान नीचे गिर जाता है। जब तापमान नीचे गिरेगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर हीट लेने के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, पावर प्लांट की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, तब यहाँ के लोग जिंदा रह पाते हैं, वरना रह नहीं पाएंगे। बहुत शून्य से कई गुना नीचे, मतलब -50 डिग्री यूं तापमान चला जाता है इस यूक्रेन देश का। तो ऐसी कंडीशन में जीवित रहने के लिए हीटर वगैरह की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसीलिए ये बार बार ड्रोन अटैक कर रहे और वहां के सारे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को नष्ट कर रहे। इसीलिए इन्होंने इनको बोला कि भाई किसी तरह से समझौता हो तो करवा दो। ये भी दिल से यही चाहते थे कि लड़ते लड़ते बहुत टाइम हो गया है। जब 2 या 2 से अधिक सालों तक कोई युद्ध चल जाता है तो फिर जनता में निराशा आ जाती है। अपन भी 5-6 दिन तक पाकिस्तान पर हमला किया था तो बहुत कूदे थे, ठीक है, लेकिन यही अगर 2-3 महीने तक चल गया होता तो अपन भी निराश हो जाते, यार ये क्या रोज की माथा भोड़ी है, ठीक है, कि बम गिरा, वहां पर इतना नुकसान हुआ, मिसाइल गिरी, बस पढ़ो। अब 2-3 दिन के बाद उसमें मजा नहीं आता है, तो इनकी जनता भी स्पेशली परेशान हो रही है पुतिन साहब की, ध्यान रख लीजिएगा। पहले पहले तो राष्ट्रवाद के चक्कर में हम साथ दे देते, लेकिन युद्ध जैसे ही लंबा खींचता है तो फिर उतना हम साथ नहीं दे पाते प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, और इसलिए ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इन दोनों में समझौता करवाए कौन? तो विश्व प्रसिद्ध समझौताधारी बाबा प्रकट हुए और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक ही काम है, पहले 2 देशों के मध्य युद्ध करवाना और फिर समझौता करवाना। ऐसा नायाब इंसान किसी भी दुनिया के कोने में नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रख लीजिएगा। एक ही आइटम पीस ये बनाया, बाकी भारत दूसरा कोई आइटम पीस इसके जैसा बनेगा भी नहीं पूरे विश्व में। तो कहा जाता है कि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई समझौता करने की। अब दोनों पक्ष तैयार थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों पक्ष जैसे ही तैयार थे तो कहा जाता है कि इनका एक मंत्री है जिनका नाम है वेटकोव, इनका एक मंत्री है जिनका नाम है उशाकोव। ये दोनों मिले कि भाई समझौते की शर्तें तैयार कर देते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो विटकोव है, इनका मंत्री है, उसने कहा जाता है इनके मंत्री को समझाने लगा। क्या समझाने लगा भाई? तो उनको समझाने लगा कि देखो समझौते वमझौते होते रहेंगे, तुम यूक्रेन पर कितना कब्जा कर लिए, वापस दोगे एरिया, ये पूरा एरिया है उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वापस दोगे कि नहीं दोगे, ये सारी अब बाकी की बात की बातें हम इनको मानते ही नहीं है। हमारे भाई साहब जो भेषधारी बाबा है, समझौते वाले बाबा है, उनका एक ही माइंडसेट है, और माइंडसेट ये है कि दोनों देशों को पहले तो ये कहना पड़ेगा कि इन्होंने ये आए समझौता करवाया है, बहुत अच्छी बात है, विश्व शांति के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं वो समझौतावादी बाबा कर रहे हैं आपके स्पेशली, और इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब याद करिए, यही बातें उन्होंने शाहबाज शरीफ के साथ कहलवाई थी, स्पेशली नॉर्वे की जो ओस्लो समिति है उसको उन्होंने कहलवाया था कि भाई बहुत अच्छे आदमी है, 2 देशों के मध्य युद्ध करवा के ये समझौता भी करवा देते हैं, शांति के सबसे बड़े मसीहा है आज के बाद में, यानी इतिहास में शांति के सबसे बड़े मसीहा हुए वो यही हुए, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। अपने महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उनको भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इससे भी बड़े हैं वो ये ट्रंप साहब है, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो पूरे मामले में यही बातें हुई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब वो उशाकोव जो भाई साहब थे उनके मंत्री, उनको लगा कि यार ये पुतिन साहब कहे कि नहीं कहे, ये भी अपने हाल के राजा है, ठीक है, इनके मन में आ गई तो कह देंगे, नहीं मन में आई तो साला 2-4 मिसाइलें और मार देंगे, लेकिन कहेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उशाकोव ने कहा कि मैं इनसे कन्फर्म करता हूं कि वे ये ऐसा कहेंगे, शांति के मसीहा के रूप में इनको याद करेंगे या नोबेल पुरस्कार दिलवाएंगे नहीं दिलवाएंगे, मैं कन्फर्म करता हूं और फिर बताता हूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई, थोड़े दिनों बाद कहा जाता है कि वो जो इन दोनों मंत्रियों के बीच में जो क्लिप हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड हुई, ऑडियो रिकॉर्ड हुई, वो ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हो गई। जैसे ही वायरल हो गई तो पूरी दुनिया को पता पड़ गया कि इनके शांति के संबंध में, इनके बीच में जो समझौता चल रहा है उसमें यूक्रेन कहीं एग्जिस्टेंट ही नहीं कर रहा है, यूक्रेन को कोई लाभ ही होगा कि नहीं होगा वही पता नहीं, ये देश रहेगा नहीं रहेगा इनकी दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि मुझे शांति का मसीहा कहा जाए
और मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाए। है ना भाई साहब, गजब की बात। जो देश बेचारा गुट गुट के इनके भरोसे लड़ने के लिए उतरा है, इनके ये सोच रहे हैं कि ये साथ देने आएंगे और हमारा रूस के खिलाफ साथ दे देंगे, उसको गांठ ही नहीं रहे और उसकी स्पेशली चर्चा ही नहीं कर रहे। रहेगा रहेगा, इसका अस्तित्व रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो भाड़ में जाए। अब कहा जाता है कि जैसे ये बात लीक हुई तो सबसे पहले गुस्सा हुए वो ये हुए, आपके व्लादिमीर पुतिन साहब हुए। व्लादिमीर पुतिन साहब गुस्सा क्यों हुए? तो उसका कारण था कि ट्रंप को लगेगा कि इन्होंने ये वीडियो कॉल लीक करवाई है और ट्रंप को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा शक इन पर जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जब इन पर शक जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इनको लगा कि यार ये शांति समझौता जो भी हो रहा है वो भी नहीं होगा और अपनी भी इमेज बदनामी वाली होगी भी। ठीक है, दो देशों के भरोसा टूटने वाली बात होगी, ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी एक बार कॉल रिकॉर्डिंग करके वायरल कर देता है तो विश्वास नहीं करता है। अपन भी महबूबा हो तो भी विश्वास नहीं करते हैं उस पर कि साला पता नहीं कब क्या रिकॉर्ड कर ले और क्या फंसा ले। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। गुस्से में आ गए, कहा कि जिन जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मतलब जितना भी कह सकते थे उतना उन्होंने कहा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वास्तव में सारा गुस्सा करना चाहिए था वो इस मेंढक को करना चाहिए था, ध्यान रख लीजिएगा। बिन पलड़े में रहने वाले बिन तराजू के पलड़े को करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने गुस्सा किया और विश्वास दिलाया कि हमारे रूस की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। अब पत्रकार स्वाभाविक है, जब रूस की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ ये हुआ तो सारे पत्रकार पहुंचे वो अमेरिका के पास में पहुंचे और इन भाई साहब के पास में पहुंचे कि इनका स्टैंड क्या है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है जैसे ही पत्रकारों ने पूछा कि आप दो देशों के मध्य शांति वार्ता कर रहे हो, उसमें यूक्रेन की बलि दे रहे हो बेचारे की और अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हो, किसी के शव पर आप नृत्य करने की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डांस करने की बात कर रहे हो, इसको तो पूरा बर्बाद कर रहे हो तुम और अपने लिए कह रहे हो कि मुझे शांति पुरस्कार दे दो। तो कहा जाता है कि वो अगर ये चोर नहीं होते, मतलब ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये गुस्सा करते कि ऐसा नहीं हो सकता, गलत खबर है, नहीं कहता है हमने करवाया है ये। ठीक है, और ऐसी बातें डिप्लोमेसी पे चलती रहती है, हमारा भी हम हित देखते हैं और अगर हमने कहा है तो हमने कोई गलत भी नहीं कहा था, अगर ये कह देते तो शांति के हम सबसे बड़े मसीहा बनने ही निकले तो बन जाते। अब देखिए कितनी धूर्तता है, कितनी मक्कारी है इनकी बात में। स्पेशली भाई साहब, तुम्हारी इज्जत तो कुछ नहीं है। ठीक है, तुम तो कोठे वाले हो सकते हो, नग्न होकर नाचने वाले मत, पर उस देश का तो ख्याल रखो जिस देश के तुम राष्ट्रपति हो। स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, अमेरिका महान देश है, कोई तुम यहाँ के चवन्नी छाप नहीं हो या फिर नेक्स्ट आगे किसी गांव के मुखिया सरपंच नहीं हो। हमारे यहाँ पर वार्ड पंच भी इससे ज्यादा इज्जत रखता है तुमसे ज्यादा। ठीक है, तो कहा जाता है कि एक अमेरिका महान देश है, उसका राष्ट्रपति अगर ऐसा कहेगा, ठीक है, इतनी डिप्लोमेसी, वो भी एक महान देश जिसकी पूरी दुनिया में तूती बोलती है, स्पेशली पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, ऐसे देश का राष्ट्रपति की कोई मतलब स्टैंड ही नहीं है क्लियर। अगर ऐसा राष्ट्रपति है तो फिर पूरी दुनिया का क्या ही कहना, पूरी दुनिया का मालिक का क्या ही कहना, ईश्वर ही जाने आगे क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये सारी चीजें हो रही है तो कहा जाता है कि इनकी लोकप्रियता बहुत गिर रही है। अमेरिका में इनको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। अभी अगर फिलहाल चुनाव करवाया जाए तो इनको 8% 9% से ज्यादा मत नहीं मिलेंगे। जो 52% मत लाकर विजयी बने वो सपना ही सपना रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल अमेरिका को खत्म करने की कगार पर आ गए तो ये राष्ट्रपति आ गए। इन्होंने ना कभी खुद की इज्जत की परवाह की है ना अमेरिका की इज्जत की परवाह करते। भले ही खुद की नहीं करे लेकिन उस महान देश की इज्जत इन्हें बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इनके कारण वो अमेरिका पूरा है वो कंगाल हो जाए, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग वाली आपकी बातें थी। अब नेक्स्ट आगे आपके है क्या, इनकी इन्हीं हरकतों के कारण कहा जाता है कि 55% जनता इनको नकार रही है। अभी वर्तमान में अमेरिका में 55% तो साफ कह रही है हम इस आदमी को देखना ही नहीं चाहते। राष्ट्रपति के रूप में क्या कहा जाता है कि आपके स्पेशली इसको कहीं के मेयर के रूप में, पार्षद के रूप में या फिर छोटे छोटे और कोई पद होगा उसके रूप में भी इसको नहीं देखना चाहते हैं। स्पेशली ये तो नहीं रहे, अमेरिका को छोड़ दे तो अमेरिका की कृपा हो जाएगी। ध्यान रख लीजिएगा कितना नेगेटिव मैसेज होगा एक देश के राष्ट्रपति के लिए उनके लोगों का। और इसकी नेगेटिविटी प्रूव कहां से हो रही है ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके प्रूव में भी मैं आपको कुछ सबूत दे देता हूं। कहा जाता है कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में चुनाव
चुनाव हुए थे। ये न्यूयॉर्क में जो चुनाव हुए थे वो मेयर पद के लिए थे, और उस मेयर पद में कहा जाता है 3 लोग दौड़ में थे, ठीक है। एक तो थी कर्टिस स्लावा जो आपके रिपब्लिकन पार्टी है, एक एंड्रयू क्यूमो जो पहले से रहे हुए हैं आपके स्पेशली मेयर न्यूयॉर्क के, और एक नेक्स्ट है ये जोहरान ममदानी, ये इंडिया के थे। फाइनल में हुआ क्या, ये चुनाव हुआ और ये ममदानी साहब जो इंडिया के हैं वो जीत गए, इनको बहुत बहुत बधाई मेयर बनने की। लेकिन वास्तव में विश्लेषण करने वाली बात यह है कि आखिर जोहरान ममदानी जीते कैसे या जीते क्यों, ध्यान रख लीजिएगा। और उससे आगे डिप्लोमेसी है वो फाइनल होगी अपने, कि आखिर भारत और क्या कर सकता है या फिर क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है जैसे ही न्यूयॉर्क में चुनाव हो रहे थे तो वहां पर कहा जाता है 3 उम्मीदवार थे, और तीनों उम्मीदवार ने अपना अपना प्रचार कर रहे थे। कहीं भी जीतने में नाम सम्मिलित नहीं हो रहा था वो जोहरान ममदानी का नहीं हो रहा था। नहीं क्यों हो रहा था भाई, तो ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये मुस्लिम है, और वहां पर 2 धर्म प्रमुखता से चलते हैं। 2 धर्म क्या, एक ही धर्म है प्रमुखता से, जिसका नाम है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के 2 धड़े हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और इनकी जनसंख्या कैथोलिक की 45% है, प्रोटेस्टेंट की 27% है। अप्रोक्सीमेट इन दोनों को मिला दोगे तो 70% जनसंख्या इन दोनों की हो जाती है, मतलब ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो 70% हो जाती है, ठीक है। मुस्लिमों की जनसंख्या 8% है, बाकी हिंदुओं की जनसंख्या 2% है। इस तरह से कहा जाता है, अगर ऑल ओवर भारतीय मिला लोगे 7% के आसपास है। इस तरह कहा जाता है कि वहां पर जनसंख्या का भाग है। मुस्लिम और ईसाई दोनों एंटी रहे एक दूसरे की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ईसाई पूरी दुनिया में किसी को भी पसंद कर लेगा, लेकिन मुस्लिम को नहीं करेगा। मुस्लिम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी पसंद कर लेगा, लेकिन ईसाई को नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये इतने दोनों रूढ़िवादी धर्म है कि ये एक दूसरे के लिए हमेशा खतरा रहे, एक दूसरे के लिए हमेशा नफरत भरे रहे, और एक दूसरे को नापसंद करने वाले रहे। स्वाभाविक है, जोहरान ममदानी को इनमें से कोई नहीं पसंद करता था, ना तो कैथोलिक पसंद करते थे, ना प्रोटेस्टेंट पसंद करते थे, और मुस्लिमों के बल पर ये वहां के मेयर बन नहीं सकते थे। आखिर हुआ क्या होगा कि न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी है वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। तो उसका कारण साफ है, ठीक है। कहा जाता है ये भाई साहब बीच में कूद पड़े, पता नहीं कहां से आए हैं इनकी शक्ल देखते तो भी हंसी आती है, इनकी अकल देखते तो भी हंसी आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये भाई साहब बीच में कूद पड़े, और उन्होंने सबसे पहले कहा जाता है कि एंड्रयू क्यूमो जो वहां के पूर्व मेयर थे उनके पक्ष में बोलना स्टार्ट किया। अमेरिकन सरकार में, अमेरिकन जनता में इनके प्रति इतनी नाराजगी बढ़ चुकी है कि लोगों ने इनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। जो पहले मेयर बना हुआ उसको तो 100% रिजेक्ट कर दिया, कि वो कहता नहीं है अगर तूने समर्थन कर दिया वो तो गया डाक के 3 पात, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, या बाजी के भाव गया। तो कहा जाता है कि एंड्रयू क्यूमो को पूरा नकार दिया। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कर्टिस स्लावा रिपब्लिकन की उम्मीदवार थी, अपनी पार्टी की, उसको उतारा, ठीक है। और उसके लिए कहा जाता है कि रही बात, इसका तो समर्थन नहीं किया था, उसके लिए एक रैली कर दी। जैसे ही रैली की, कहा जाता है उसका जो प्रसिद्धि का ग्राफ था कर्टिस स्लावा का वो भी धड़ाम से गिर गया, और इतना खतरनाक गिरा कि इनकी एक तरफा जीत हो गई। किनकी एक तरफा जीत हो गई भाई, आपके जोहरान ममदानी की। और जोहरान ममदानी है वो न्यूयॉर्क के नए मेयर बन गए। तो आप सोचिए कि अमेरिकन जनता में कितनी नफरत होगी इस आदमी के प्रति, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अमेरिकन लोग हैं वो ईसाई है, पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया है, अंग्रेज है वो स्पेशली, ठीक है। सबसे पहले धार्मिक पुनर्जागरण वही हुआ है, सबसे पहले दुनिया घोल है वो उन्होंने ही कहा है। विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का कार्य उन्होंने किया है। टेक्नोलॉजी में आज विश्व में सबसे अजय बढ़त बनाई है तो वो अमेरिका ने बनाई है। उनकी जितनी टेक्नोलॉजी हम आने वाले 40 साल तक नहीं ला सकते, जो वहां पर जहां पर वो कंसिस्टेंट कर रहे हैं। अभी ध्यान रख लीजिएगा, वो इतना महान देश है, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं। वो ऐसे ही नहीं होगा कि इतने अपने जैसे धार्मिक या जातिवादी संगठनों के आधार पर जोहरान ममदानी ये है वो आएंगे और कोई भी उनको बेवकूफ बनाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है वहां पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इन ये जीते हैं और वो भी बहुमत से जीते हैं, तो ऐसा कारण नहीं है कि वो बेवकूफ बना दिए गए हैं, बल्कि वो त्रस्त हो चुके हैं एक आदमी से, और उस आदमी का बदला लेने के लिए वो हर किसी को, एंटी जो भी है उनके, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कोई भी दूसरा आ जाए, ये भाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। और यही कारण है कि आपके जोहरान ममदानी जीत चुके हैं वहां पर। नेक्स्ट आगे, अब ये सारी घटनाएं क्यों कह रहा हूं मैं,
या फिर नेक्स्ट आ गया अमेरिका में स्पेशली नाराजगी है ट्रंप के प्रति। ये क्यों कह रहा हूं, तो उसका कारण है कि कहा जाता है कि इन्होंने भारत पर टैरिफ कर बढ़ा दिया था, वो 50% लगभग कर दिया था। ठीक है, 50% टैरिफ कर बढ़ाने का मतलब होता है कि जो भी भारतीय सामान है स्पेशली अमेरिका में बिकने के लिए जा रहे हैं उन पर टैक्स लगेगा। पहले जितना टैक्स लगता था उसका 50% और ज्यादा लगेगा, यही टैरिफ है। अब इससे भारत की चीजों का असर क्या पड़ा या भारत के निर्यात का असर क्या पड़ा, तो कहा जाता है कि भारत की चीजें थी वो वहां पर जाकर महंगी होगी। ठीक है, अब महंगी होगी भारत की चीजें और दूसरे देशों की चीजें सस्ती होगी, तो लोग है वो दूसरे देशों की सस्ती चीजें खरीदेंगे। वहां पर जो इनकम है, प्रति व्यक्ति इनकम है, वो लगभग 88 लाख रुपया है पर वर्ष, पर ईयर। ठीक है, अपने यहां पर प्रति व्यक्ति इनकम है भारत की वो 1 लाख रुपया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, अपने से वो 88 गुना ज्यादा अमीर है उनका हर व्यक्ति, और इसलिए वो अपने यहाँ की चीजें होती है वो एंटी के यूं बोलकर आसानी से खरीद लेते। अब जैसे ही वो खरीदेंगे तो स्वाभाविक एक पैसा होगा वो भारत के पास आएगा, भारत के लोगों के पास आएगा। ठीक है, अब अमेरिका ने उन चीजों पर टैरिफ लगा दिया तो वो महंगी होगी, महंगी जैसे ही होगी तो स्वाभाविक है दूसरी देशों की चीजें सस्ती होगी तो वो बिकने लगेगी और भारत का माल बिकेगा नहीं, और ऐसी कंडीशन में भारत के निर्यात को नुकसान होगा, भारत के व्यापारियों को नुकसान होगा। इस उद्देश्य से इस भाई साहब ने ट्रंप आपके टैरिफ लगा दिया था। जैसे ही टैरिफ लगाया इसके बाद में कहा जाता है कि हमने 2-3 नए रूट निकाले, एक तो ब्रिटेन, मेक्सिको इत्यादि में हमारा सामान बेचना शुरू किया, और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ऐसा ही सामान सप्लाई हमने पूर्वी देशों के साथ किया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि हमारे निर्यात पर इतना असर नहीं पड़ा, मात्र 10% असर पड़ा है, जबकि जब ये टैरिफ लगाया था तब ये कहा जाता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उसको इन्होंने भी कहा था डेड इकोनॉमी है भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें निवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि एक महामानव जो युगों बाद हमें मिला है, उसकी सूझबूझ, उसकी समझदारी और आगे समय से आगे या समय से परे देखने की जो शक्ति इन्हें मिली हुई है, जिसके कारण भारत पर टैरिफ का कोई असर नहीं हुआ। और उल्टा कहा जाता है अमेरिका में इस टैरिफ लगाने से चीजों की महंगाई लगभग 30% बढ़ गई। अब आप कहोगे कि भाई दूसरे देशों से जब सस्ता माल आ रहा है तो फिर अमेरिकन भारत वाली चीजें क्यों खरीद रहे हैं, तो उसका कारण है कि भारतीय जो चीजें जाती है कुछ तो एंटिक होकर जाती है, जैसे रत्नाभूषण है वगैरह डिजाइन में जाते हैं। भारत में सोने के ज्वेलरी के रत्नाभूषण पहनने की ज्यादा परंपरा है। ठीक है, तो उनकी डिजाइन बारीक बनती है, वो भारत में बनती है, वो अच्छी होती है, इसलिए अमेरिकन लोग पसंद करते हैं। एक दूसरा कारण क्या है, कुछ खाद्यान्न वाली चीजें भी जाती है, जैसे आम का अचार है। अब आम के अचार को भी रिप्लेस कौन करेगा, जो भी भारतीय वहां पर है वो भारत वाला ही अचार खाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इमली का अचार भारत वाला ही खाएगा, वो कोई चीन के में केकड़े का अचार तो वो खाएंगे नहीं। तो वहां पर भारतवंशी लोग रहते हैं, और भारतवंशी लोग रहते हैं वो भारत की चीजें खान पान में ज्यादा पसंद करते हैं। अपन भी दाल रोटा मिल जाए तो क्या पेट भर के खाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, नूडल्स मिल जाए एसिडिटी हो रही है, नहीं 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 यूं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी भारतवंशी लोग हैं उनका मजबूरी थी उन चीजों को खरीदना, भले ही वो ज्यादा प्राइस की हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी और उन्होंने खरीदना शुरू रखा। दूसरा एक कारण और क्या है कि जैसे ही ये पता लगा कि भारतीय चीजों पर बैंड होगा क्योंकि 50% टैरिफ बढ़ रहा है, तो भारत वाले यहां पर चीजें ज्यादा नहीं बेचेंगे, मतलब कहीं न कहीं और खपाएंगे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन वगैरह में बेचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जो अमेरिकन लोग है तो भारतीय मूल के, उनमें से कई सारे भारत के सामान को लेने वाले सारे सारे भारतीय मूल के। ठीक है, और अपने भारतीयों की फेमस आदत है कि अगर कल कोई कह दे कि नमक बंद हो रहा है तो आज ही जाकर लग जाते हैं। अगर कोई कल कह दे कि पेट्रोल बंद हो रहा है तो आज ही पेट्रोल पंप पर लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही इसने टैरिफ बढ़ाया वहां पर भारतीय मूल के लोग जो थे उन्होंने स्टॉक करना शुरू किया, स्टॉक करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि सामान की खींचाव आई। ठीक है, सामान मिलना कम हुआ, रेटें ऑटोमेटिक बढ़ी, और रेटें ऑटोमेटिक बढ़ी तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ गई, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और उसका गुस्सा हुए वो इस पर हुए कि इसके उलल जुललपन फैसलों के कारण पूरी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, अभी वहां पर कहा जाता है कि हाईएस्ट महंगाई रिकॉर्ड दर्ज की गई है वो आपके अमेरिका में की गई है, जबकि भारत में तो कहा जाता है कि विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में 8.2% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से यह भारत को आपके स्वर्णिम भारत की तरफ ले जाएगी, विकसित भारत की तरफ ले जाएगी।
भारत को करना क्या चाहिए इस कूटनीतिक स्टेज में? अभी तो ये वैसे नरम पड़ा है, लेकिन 2-4 और झटके इसे देने चाहिए ताकि अमेरिका कभी बोल ही नहीं पाए। क्या करना चाहिए? स्पेशली वहां पर बहुत ज्यादा भारतीय भारत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कई सारे हमारे ग्रुप वहां पर चलते हैं, और उनमें हमेशा ये मैसेज फैलते रहना चाहिए यहां पर अमेरिका में इतने प्रतिशत ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से महंगाई बढ़ गई है। यूं जैसे ये मैसेज सर्वाइव होंगे, और उन मैसेज के नीचे मैं तो कहता हूं कि लिख देना चाहिए कि अगर तुम 11 लोगों को नहीं भेजोगे तो तुम्हारी माँ ऐसी हो जाएगी, चाची अंधी हो जाएगी, नेक्स्ट आगे बीवी है वो किसी के साथ भाग जाएगी, जैसे अपने यहाँ पर चलता है वैसे वैसे करना चाहिए। अपन बहुत सिंपैथी वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, अपने आप 11-11 लोगों को भेजते रहेंगे और वहां पर मैसेज वायरल होते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर मैसेज वायरल कर देना चाहिए। इसका पूरा का पूरा जो लोकप्रियता का शिखर है वो बिल्कुल डाउन कर देना चाहिए। अगर ये डाउन हो गया तो समझो कि हमारा भारत है वो आधे से ज्यादा तो जीत गया। आने वाले सालों में कोई भी भारत पर टैरिफ लगाने का साहस ही नहीं कर पाएगा। तो मेरी तो यही अपील है भाई, आप भी अगर देख रहे हो तो अपने रिश्तेदारों वगैरह के साथ भेजिए ऐसे मैसेज, ताकि वहां पर थोड़ा थोड़ा और इसकी लोकप्रियता को गिरे, और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा और सुनहरा बन सके। धन्यवाद।